गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और अगर नहीं याद है तो आप मेरी क्लास 9th की नंबर सिस्टम की फ़र्स्ट लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स को के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ फिर भी मैं कि रियल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। रैशनल नंबर्स और इर्रैशनल नंबर्स, ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। तो अब आपको यहाँ क्या पढ़ना है, जो आपने 9th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है इसमें। आपको पहली चीज़ जो बताई गई है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार कंफ्यूजन होती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो कोशिश करूँगी कि ये क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। क्या है ये एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम बता देती हूँ बेसिकली, डेफिनेशन नहीं। इट इज़ अ टेक्निक, this algorithm is a technique to compute the HCF मतलब highest common factor, है ना। HCF of two given integers, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द HCF ऑफ एनी टू इंटीजर्स। कोई से भी दो इंटीजर्स को अगर हमें दिए गए हैं वो दो इंटीजर्स और उनका HCF हमें निकालना है, तो हम इस टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं। अब वो क्या है वो टेक्निक, ये टेक्निक के बारे में जो बात की गई है कि इट इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक है क्या, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये टेक्निक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखते हैं इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है वो टेक्निक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग Euclid division lemma in succession several times। आप चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, नोट्स अपने खुद के भी बना सकते हैं। several times to obtain the HCF of any two positive integer, है ना। क्या है वो टेक्निक, वो टेक्निक है कि हम इस एल्गोरिथम के थ्रू, मतलब इस टेक्निक के थ्रू एक ऐसे प्रोसेस को शुरू करते हैं जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कई बार स्टेप बाय स्टेप दो नंबर्स के HCF को निकालते हैं। क्या कहा मैंने कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जो कहाँ यूज़ होती है, दो नंबर्स के HCF को निकालने के लिए। लेकिन किस तरह से यूज़ होती है, उस प्रोसेस में हम ये लेमा यूज़ करते हैं
यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका? ए है डिविडेंड, बी क्या है? डिवाइजर, जगह कम पड़ गई लगता है। क्यू क्या है? कोशेंट, और आर क्या है? रिमाइंडर। ओके, तो बेसिकली ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस लेमा का हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के थ्रू। मतलब अगर हमें किसी दो नंबर का HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जिस एल्गोरिथम के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप इस लेमा का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे वो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी देख लेंगे। तो एल्गोरिथम ये समझ में आ गई होगी, आई होप। बाकी अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। अबाउट से मेरा मेल ID आप ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि ये समझ में आए आपको कि किस तरह से हम दो नंबर्स का HCF निकालते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं यहाँ पर। सपोज आपको लिखा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड HCF ऑफ 225 and 135 using Euclid's विजिबल है होगा ये, हाँ है, थोड़ा सा पीछे से प्रिंट आ रहा है लगता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। ये अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ 225 and 135 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में भी गिवन है। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं कि क्या आपको लिखना है, एग्ज़ाम में भी लिखेंगे। बाय अप्लाइंग, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ही लिखना है। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे ही हमने ये एल्गोरिथम अप्लाई करी, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेमा लिख देंगे तो फिर वो एक फिक्स्ड स्टेप तक ही वो सीमित हो जाएगा, फिर वहाँ पे हम उसको आगे फिर बार बार लिखना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन अगर आपने लिख दिया ऊपर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का बार बार यूज़ होगा। अब क्या करना है इसके बाद? दोनों नंबर्स में से, जो दोनों में से बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर है दोनों में से, वो हम लिखेंगे 225 इक्वल्स टू 135। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि 135 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो या तो 225 के बराबर आ जाए या इससे कम रहे।
तो डेफिनेटली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 से ज़्यादा होगा ये, तो हम 1 से करेंगे। अब 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि 225 से कम है, ठीक बात है, लेकिन हमने अगर इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब अब प्लस में कुछ चीज़ बची है, मतलब चीज़ आई मीन नंबर बचा है। क्या वो नंबर बचेगा? 90 है। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, ये 135 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, मतलब जहाँ 225 था उस जगह पर हम इसको ले आए। और ये जगह कौन सी है, अगर आप ध्यान दें कि हमने जो लेमा में, यहाँ पे मैं एक रफ कॉलम बनाती हूँ, ये लेमा में अभी जो हमने पढ़ा कि क्या थी वो लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए क्या था हमारा, डिविडेंड था। तो ये 225 डिविडेंड की जगह पर है, और बी जो कि था डिवाइज़र, 135 डिवाइज़र की जगह पर है, और 1 जो है वो हमारा कोशेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर, दैट इज़ 90। इस फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 135 को, दैट इज़ जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइज़र था वो आपके सेकंड स्टेप में बन जाएगा डिविडेंड, और जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइज़र सेकंड स्टेप में। अब फिर से वही काम, 90 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 135 से कम हो या 135 के बराबर हो, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 90 हो जाएगा। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बचेगा, क्या बचा है, 45। ये स्टेप हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। ये हमने अभी पढ़ा था कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, तब तक चलता रहेगा जब तक ये रिमाइंडर की प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ जाता है। अब फिर से वही होगा, ये 90 जो है डिविडेंड बन जाएगा, और ये 45 जो है ये बन जाएगा डिवाइज़र, और मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेटली 1, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमें पता है 90, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यानी जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आया यहीं पर हमें रुक जाना है। ओके, अच्छा, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने ये एरोज लगाए हैं, ये अंडरलाइन किया है, ये सब नहीं करना है आपको। ये समझाने के लिए मैंने स्टॉप लिख दिया यहाँ पर, आपको नहीं लिखना है कहीं आप भी अपने फाइनल एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ जाए, नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट आपको इस तरह से लिखनी है। ये एरोज और ये अंडरलाइन, ये स्टॉप वगैरह नहीं लिखना है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, ये ग्रीन कलर चल रहा है, चल तो रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किया है इसको, ये जो कि था क्या, डिवाइज़र था, ये होगा HCF, यानी कि HCF क्या हो गया, 45, और हमेशा HCF वही होगा जो कि हमारा लास्ट स्टेप में डिवाइज़र है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद आपको ये समझना है कि क्या हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ सिर्फ HCF निकालने के लिए ही करते हैं? नहीं, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कई जगह पर करते हैं, मतलब इसके कई एप्लीकेशंस हैं, और उसमें से एक एप्लीकेशन तो थी HCF निकालना, और उसकी एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर हमें नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताना है, नंबर्स की कुछ किसी प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताना है, तो हम उसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हैज़ several applications related to finding properties of numbers। ठीक है,
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी को ढूंढ के निकालता है, या मतलब हम किस तरह की नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपने पहले भी कभी सुना होगा कि ऑड नंबर अगर हमें लिखना है तो हम वैसे तो बता सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। लेकिन अगर हमें उसको जनरल फॉर्म में लिखना है, उसका एक जनरल फॉर्म लिखना है ऑड नंबर का, तो हम क्या बोलते हैं, 2x + 1, ऐसे ही बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ इवन नंबर्स के बारे में कि जनरल फॉर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जनरल फॉर्म लगाई नहीं बची, ऑफ ऑड नंबर्स, ये होगा। इसी तरह से जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा, 2x। ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है ना। अब इसी चीज़ को, जो अभी मैंने यहाँ लिखा है, इसी को अभी हम देखेंगे कि हमें कैसे प्रूव करने के लिए मिलता है क्वेश्चन में। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q। every positive even integer, है ना, अंडरलाइन कर देती हूँ, even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। even integer is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अभी यही चीज़ हमने देखी थी कि even integer 2x के फॉर्म में होता है, odd integer 2x + 1 के फॉर्म में होता है। अब वो उसी को ही शो करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है, ये कैसे हम प्रूव करें कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पर q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब q की जगह हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो ये हमेशा ऑड ही बनेगा, मतलब एक क्वेश्चन है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करें, यही देखना है हमें। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मतलब इसी लेवल के, इसी में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो वो किस तरह से ऐड होता है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे के कुछ लेक्चर्स में भी, और इस लेक्चर में भी। अभी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बात की गई है। तो आप सबसे पहले यही अज्यूम करेंगे कि लेट स्मॉल ए, ये मेरी अजम्पशन है स्मॉल ए, आप चाहें तो स्मॉल पी भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर इवन तक के लिए इसी में तो जाता, पहले ही मैं अज्यूम कर लेती, फिर वो तो चलेगा नहीं। इसलिए लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड एक और अजम्पशन इसी के साथ क्या करेंगे। अभी हमने यहाँ पे, मैं रफ कॉलम बना रही हूँ, अभी हमने पढ़ा हमारी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है वो होती है a = bq + r। यहाँ पर a जो होता है वो होता है डिविडेंड, b जो होता है वो डिवाइज़र होता है, q जो होता है वो क्वोशंट होता है, r जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो अभी हमने a को तो अज्यूम कर लिया, मतलब ये जो अभी हमने अज्यूम किया है ये डिविडेंड अज्यूम किया है कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। b जो है वो डिवाइज़र, जो डिवाइज़र वाला पार्ट अब हम यहाँ से लेंगे जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, यानी कि ये यहाँ पे अगर 2 है तो हम 2 ले लेंगे, 3 होता तो 3 ले लेते, है ना, 6 होता तो 6 ले लेते, 7 होता तो 7 ले लेते, जो होता वो ही ले लेते। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर 2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग Euclid's division lemma।
बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है भाई, a की वैल्यू तो अभी a ही है हमारे पास है, b की वैल्यू हमने अज्यूम की है 2, q भी हमने q ही लिया है, r भी हमने r ही लिया है। अब अगर ध्यान दें आप इस चीज़ पर, इस स्टेटमेंट पे, इस इक्वेशन पे, तो ये क्या है, a इक्वल टू 2q प्लस आर। हमने पहले भी पढ़ा है ये कि जब भी डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर इस फॉर्म में होते हैं, तो ये जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। नॉर्मल डिवीजन भी आप जब करते हैं तो अगर रिमाइंडर बच रहा है आपके पास, इसका मतलब क्या है कि वो रिमाइंडर कैसा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो रिमाइंडर कैसा होगा, इसके मुताबिक डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, यानी कि 0 और 1 हो सकता है, दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं आर की, है ना। अब आगे का काम, आगे का क्या काम, कि अगर ए इक्वल टू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिखती हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 will be a equal to 2q plus 0, 0 कब, when r equal to 0। r की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट कर दें तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 हो जाएगा। इसी तरह a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू 1 अज्यूम कर लें। अज्यूम क्या मतलब, लेनी ही है, क्योंकि r की दो ही वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ को हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दो हमें वैल्यूज़ मिल गई। एक मिली a इक्वल टू 2q प्लस 0, दूसरा मिला है a इक्वल टू 2q प्लस 1। क्लियर, इतना ठीक है। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा डिवीजन कर लेती हूँ शीट का, ताकि आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाए। ये वाला तो रफ कॉलम था, इसको इधर कर देते हैं। अब इसके बाद का हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो अब क्या लिखना है, अब हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू एक तो 2q आई है और दूसरी आई है 2q प्लस 1। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला इवन है, कौन सा वाला ऑड है, तो हम वही देखते हैं। इफ़ a is of the form 2q, अगर a 2q के फॉर्म में है तो क्या बात समझ में आती है, तो ये बात समझ में तो आती है कि a जो है इवन इंटीजर होगा, इज एन इवन इंटीजर। लेकिन क्यों, क्योंकि बिकॉज q is multiplied by an even number। यहाँ पर q क्या है, ये हमने कहा इफ़ a इज़ ऑफ द फॉर्म 2q, a अगर 2q के फॉर्म में है, a अगर 2q के फॉर्म में है तो a जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि q जो हो रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 तो हमें पता है कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। इसलिए जब भी a 2q के फॉर्म में होगा तो a जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा। यानी हमारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो है वो हमारा हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट, इफ़ a is of the form 2q plus 1, then a is an odd integer। क्यों भाई, because 2q is an even integer। दिख रहा है वहाँ पर, क्यों इवन है, क्योंकि ये वाला पार्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, q मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इवन, ये इवन है, 2q इज एन इवन इंटीजर। एंड वी नो कि इवन प्लस ऑड गिव्स
एन ऑड इंटीजर। ये बात तो हमें पता है कि भाई इवन में कुछ भी ऑड जोड़ते हैं तो वो हमेशा ऑड ही मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a अगर 2q+1 के फॉर्म का है तो ये क्यों ऑड इंटीजर के फॉर्म में है, क्योंकि 2q तो ऑलरेडी इवन है और 2q में 1 ऐड हो रहा है, दैट इज इवन में ऑड ऐड हो रहा है। तो इवन में ऑड ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा ऑड ही बनेगा। तो ये सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना था कि एवरी पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है लगेगा कि पता नहीं कैसा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ आधा आधा समझ में आया, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सबको ही ऐसा लगता है, कुछ को समझ में आ भी जाएगा एक ही बार में और कुछ को ऐसा भी लगेगा कि कुछ समझ आधा सा आया या थोड़ा ही सा आया, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आया। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा से वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। इस एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और थोड़ा आपकी हेल्प करूँ। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी जिससे आपको एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन को करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। यानी कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर हमेशा या तो 4q के फॉर्म में होगा या 4q+1 के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अब इसको हमें सॉल्व इसी तरह से करना है जैसे कि अभी हमने इससे पहले किया था, बस इसमें क्या है स्क्वायर है। इसी तरह कई बार क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ आता है, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक नई चीज़ जो बताना है मुझे वो क्या है, वो ये है कि कई बार क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना होता है। अगर कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो क्या करना है, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो क्या करना है, वो दोनों मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम तो यही है कि हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट स्मॉल a बी एनी कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके बाद क्या अजम्पशन थी, दूसरी अजम्पशन b की वैल्यू। b की वैल्यू ही में आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है डिवाइज़र की जगह पर वही वैल्यू आपको b की वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। लेकिन जैसे ही आप b की वैल्यू को 4 अज्यूम करेंगे, यहाँ पे मैं एक रफ कॉलम बनाती हूँ, जैसे ही आप b की वैल्यू को 4 अज्यूम करेंगे तो जब आप लेमा अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइज़र से छोटी होगी, दैट इज़ 0 1 2 एंड 3। ये तीनों वैल्यूज़ हो जाएंगे, है ना, ये तीनों वैल्यूज़ होंगी। अब अगर ये तीनों वैल्यूज़ के साथ आपको काम करना है तो जाहिर सी बात है स्टेप्स बहुत सारे हो जाएंगे, यानी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। लेकिन अगर कि 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तब भी क्या आपको 4 ही लेनी है वैल्यू, नहीं। तो क्या करना है आपको, फिर ये चेक करना है कि 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 है, 2 है इसका एक फैक्टर, है ना। तो 4 का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट जैसे 1 भी है तो 1 को तो नहीं लेना है, 1 के बाद वाला यानी कि 2, तो हम उसकी वैल्यू 2 अज्यूम कर लेंगे b की वैल्यू। 4 कब लेते, अगर कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो 4 के साथ ही काम करते, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लेके काम करेंगे। मैं 2 लेके ही आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है, ठीक। 4 की तरह 4 भी लेंगे तो फिर काम वही होगा, बस स्टेप्स जो हैं आपके, नंबर ऑफ स्टेप्स क्वेश्चन आंसर के वो बढ़ जाएंगे। तो अब आगे करते हैं। अब फिर से वही चीज़ लिखेंगे, बाय अप्लाइंग
Euclid's division lemma. By applying Euclid's division lemma, क्या है, A इक्वल टू B, Q नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर हम अज्यूम कर ले रहे हैं M. क्या वजह है उसकी अभी मैं बताऊँगी. बस कोशेंट की जगह हम चाहें तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. यहाँ पर भी Q दी हुई है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे Q नहीं लेनी है. Q हम बाद में उसको अज्यूम कर लेंगे. स्टार्टिंग में आपको Q के अलावा कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट ले लेना है कोशेंट की जगह पर. क्लियर. तो A इक्वल टू बी एम प्लस आर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, वेयर कोशेंट इज व्हाट, M प्लस R. ठीक. अब यहाँ पर A इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, 2M प्लस R. हमें पता है कि अगर डिवाइज़र की वैल्यू 2 है तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1. अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हमें काम करना है. तो लिखेंगे यहाँ पर व्हेन R इक्वल्स टू 0. R की वैल्यू अगर 0 होगी तो इक्वेशन 1 का क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 2M प्लस 0. इक्वेशन नंबर 1 है ना. इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है तो A इक्वल टू 2M प्लस 0 हो गया. अब हमें क्या करना है, हमें क्या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के साथ काम करना है, नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के साथ काम नहीं करना बल्कि स्क्वायर करना है उसका. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, A भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2M भी स्क्वायर हो जाएगा. 2M प्लस 0 दैट इज 2M, तो 2M का स्क्वायर. तो क्या हुआ ये फाइनली, A स्क्वायर इक्वल टू 4M स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, A स्क्वायर इक्वल टू 4Q वेयर Q इक्वल टू M स्क्वायर. यहाँ पे मैंने अज्यूम कर ली वैल्यू. M स्क्वायर को पूरा का पूरा उठाकर Q अज्यूम कर लिया. इस पूरी वैल्यू को जो सर्कल कर रही हूँ मैं, इस M स्क्वायर को हमने Q अज्यूम कर लिया. जब भी आप कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे कि हमने ये अज्यूम किया है कि वेयर Q इक्वल टू M स्क्वायर. इसीलिए हमने यहाँ पे Q नहीं लिया था क्योंकि हमें Q के फॉर्म में लानी थी वैल्यू, इसलिए हमने Q के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट यूज़ किया था. क्लियर. तो ये A स्क्वायर देखिए 4Q के फॉर्म में आ गया. पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 4Q के फॉर्म में दिख रहा है, एक तो दिख रहा है. आगे का देखते हैं. इसी तरह लिखेंगे व्हेन, 0 के लिए तो काम कर लिया, व्हेन R इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M प्लस 1. इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट की है वैल्यू R इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू 2M प्लस 1. फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, लिखना है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A स्क्वायर और यहाँ पर 2M प्लस 1 स्क्वायर. अब देखिए, अब इसको एक्सपैंड करेंगे हम तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा A प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, जो कि आपने पहले पढ़ी है ना. ये तो था हमारा रफ कॉलम. आइडेंटिटी जैसे ही मैं अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 2M होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी होता है तो 2 इंटू A क्या है 2M, B क्या है 1 प्लस B क्या है 1 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4M स्क्वायर मल्टीप्लस 4M प्लस 1. अब क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया जाए और अंदर बच गया M स्क्वायर प्लस M और यहाँ पर 1 तो है ही. अब इस पूरी वैल्यू को M स्क्वायर प्लस M को अगर मैं Q अज्यूम कर लूँ तो 4Q, इस पूरे को मैंने क्या किया Q अज्यूम कर लिया, 4 एज इट इज़, इस पूरे को Q अज्यूम कर लिया प्लस 1. यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी ब्रैकेट नहीं, कॉमा लगा के
वेयर q इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m। तो देखिए आपका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 4q प्लस 1 के फॉर्म में भी आ गया, जो कि आपको लाना था। आपको एक बार 4q के फॉर्म में लाना था, एक 4q प्लस 1 के फॉर्म में लाना था। तो एक वैल्यू आ गई 4q के फॉर्म में, दूसरी वैल्यू आ गई 4q प्लस 1 के फॉर्म में। क्लियर? तो फाइनल स्टेटमेंट आपको यही लिखनी है फिर, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1। क्लियर? तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए 2 मार्क्स का है तो भी इतना लंबा हो गया। अगर क्या आप 2 मार्क्स में आर की वैल्यू ये चारों वैल्यूज़ लेकर करते तो कितने सारे स्टेप्स हो जाते। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं होगी, जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ मैं बताती चलूँगी साथ के साथ कि यहाँ पे इस तरह से करना है, यहाँ पे इस तरह से करना है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए और आपकी आर की वैल्यू 2 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, फिर देखना है कि आपके डिवाइज़र को क्या फैक्टराइज करके छोटा किया जा सकता है। फिर उसके फैक्टर्स को देखना है कि क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, है ना। क्लियर? तो यहाँ तक ही अभी हम इस क्लास में करेंगे, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हर लेक्चर में, हर क्लास में हम कुछ हॉट्स क्वेश्चंस भी करेंगे आई मीन मैं दूंगी आपको 2 या 3 हॉट्स क्वेश्चंस। आपको वो हॉट्स क्वेश्चंस करके रखने हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरे चैप्टर के एंड में जितने भी नंबर ऑफ हॉट्स क्वेश्चंस तैयार होंगे, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 15 हों या 20 हों, फिर उन सारे हॉट्स क्वेश्चंस के लिए एक सॉल्यूशन लेक्चर भी हम रखेंगे। फिर उसमें हम वो सारे हॉट्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे। लेकिन अभी आपको ट्राई करना है कि ये क्वेश्चंस जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो क्वेश्चन आपसे हो जाए। नहीं होते हैं तो फिर हम जब लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से हमें उस तरह के क्वेश्चंस को करना है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, थॉट्स का पहला क्वेश्चन, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये 2 क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। ओके, तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। गुड बाय।